अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में उदाहरण नंबर 9 सीखेंगे। तो मैं उदाहरण नंबर 9 पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, माही और राही 6:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हमें उनकी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, समायोजनों को टिक करना। ठीक है, पहली समायोजन लिखा है, साझेदारों की पूंजी पर 12% और आहरण पर 5% ब्याज गिनी है। तो आहरण पर और पूंजी पर हम टिक कर लेंगे। माही को बिक्री पर 3% कमीशन देना है। हमें साझेदार को लाभ देना है। ठीक है, तो कहाँ जाएगी एंट्री इसकी, लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में और साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। ठीक है, राही को प्रति मास 300 धंधा के उद्देश्य से मुसाफरी खर्च के रूप में देना है। मुसाफरी खर्च उसको देना है। ठीक है, इसका मतलब वो लाभ लेने वाली है। फिर से इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, वितरण पात्र लाभ खाते उधार और साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। चौथा, मित्र से उधार ली लोन पर 50 ब्याज चुकाना बाकी है। ब्याज चुकाना बाकी है तो हमारा दायित्व है पूंजी दायित्व पक्ष में और दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। ठीक है, दुकान भाड़ा तारीख 30/4/2017 तक का 12 मास का है। इसका मतलब हमने 1 महीने का अधिक चुकाया है, हमारा लेना बनता है। तो आप दुकान भाड़ा पे टिक कर लोगे। ठीक है, स्थायी संपत्ति पर 20% की दर से घिसाई गिनो। घिसाई गिननी संपत्ति पर, तो संपत्ति पे आप टिक कर लोगे। देनदारों में से 250 वसूल नहीं हो सकेंगे ऐसी शंका है। शंका का मतलब हमारा डूबोत्तरी है, क्योंकि हमारा पैसा ऐसा लग रहा है कि डूब जाएगा। ठीक है, तो कहाँ टिक करेंगे, देनदार पर। अंतिम माल का स्टॉक 19,025 का है। ये हम याद रखेंगे कि हमारा अंतिम स्टॉक 19,025 का है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी सकल तलपट की बाकी है वो खातों में रखेंगे हम। सबसे पहले जमा बाकी को देख लेते हैं। पूंजी खाता, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। शेष आगे लाए 20,000, 12,500। आगे लिखा है बिक्री, बिक्री कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखा बिक्री 2 लाख। खरीद वापसी, वापसी किसकी है, खरीदी की। जब खरीदी हम लिखेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बट्टा और कसर कहाँ लिखा है, जमा पक्ष में। इसका मतलब हमें बट्टा मिल रहा है, हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाता है जमा पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा प्राप्त बट्टा और कसर 1250। आगे लिखा है SBI शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड हमको मिलता है, हमारा लाभ है, यही लिखेंगे SBI शेयर का डिविडेंड 50। बैंक खाता, बैंक खाता का मतलब है हमको बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया है। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में, BOD 3000। आगे लेनदार, लेनदार भी हमारा दायित्व है, यही लिखेंगे 1250। लास्ट मित्र से लिए लोन, वो भी हमारा दायित्व है 2500। ठीक है, अब हम उधार पक्ष को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आहरण, आहरण हमारा कहाँ जाता है, पूंजी खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखा हमने आहरण 3000 और 2000। प्रारंभिक स्टॉक कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा प्रारंभिक स्टॉक 1750। नेक्स्ट खरीदी, खरीदी भी हम यही लिखते हैं, खरीदी 1,38,750 और जो जमा पक्ष में उसकी वापसी थी वो हमने माइनस करी यहाँ से 1250। रकम बाहर लिखी 1,37,500। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मुसाफरी खर्च। मुसाफरी खर्च एक सेल्समैन का है और एक राही का है। राही का हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में, क्योंकि हमारा साझेदार का लाभ उसको देना पड़ेगा। और जो सेल्समैन का है उसे हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। ठीक है, वो हमारा खर्च है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा सेल्समैन का मुसाफरी खर्च 5250, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में लिखा मुसाफरी खर्च R का। ठीक है, 3000। अभी हमको इसको मुसाफरी खर्च देना बाकी है, तो जो भी देना बाकी है वो यहाँ प्लस करके रकम बाहर लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखा है वेतन, लेखपाल का और वसूली क्लर्क का वेतन हमें दिया गया है। ठीक है, दोनों हमारे क्या है, खर्च, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा लेखपाल का वेतन और वसूली क्लर्क का वेतन 2500 और 1200। ठीक है, आगे लिखा दुकान भाड़ा, खर्च हमारा यही लिखेंगे, दुकान भाड़ा 900। आगे देनदार, देनदार हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा देनदार 5000। नेक्स्ट लारी भाड़ा, ब्रैकेट में क्या लिखा, माल। अगर खाली लारी भाड़ा लिखा होता तो हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, पर ब्रैकेट में माल लिखा है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, व्यापार खाते उधार पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा लारी भाड़ा 7500। नेक्स्ट विज्ञापन खर्च कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा विज्ञापन खर्च 10,000।
पूर्वदत्त दुकान भाड़ा कब का है? 1/4/2016, पिछले वर्ष का पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त का मतलब हमारा लेना बनता पर वो पिछले वर्ष का है, और हमको समायोजन में पूर्वदत्त वेतन दिया गया है। तो जो भी पुराना होता है वो हम उसी के अंदर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस करके लिखा पूर्वदत्त 1/4/2016 का, हमने इसके अंदर क्या कर दिया प्लस, और जो भी नया आएगा वो हमारा लेना बनता है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे -1/4/2017 का। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे लिखा है बट्टा और कसर, ये क्या है? दिया बट्टा और कसर है, हमारा खर्च है दिया बट्टा कसर, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। आगे धर्मादा खर्च, वो भी हम ये लिखेंगे धर्मादा खर्च 10,000। नेक्स्ट आयकर, आयकर हमारा इनकम टैक्स होता है, हमको चुकाना पड़ता है, हमारा खर्च होता है आयकर 12,500। आगे लिखा है व्यवसाय कर, अगर हम धंधा करते तो छोटे मोटे टैक्स भरने पड़ते, वो हमारा क्या होता है खर्च, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा व्यवसाय कर 125। आगे बीओडी का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज दिया हमें चुकाना पड़ता है, हमारा खर्च है, यही लिखेंगे बीओडी का ब्याज 6,000। आगे बैंक कमीशन, उधार पक्ष में लिखा, इसका मतलब हमें देना है, हमारा खर्च है बैंक कमीशन 250, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। एसबीआई के शेयर हमारे संपत्ति है, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखा है एसबीआई के शेयर 500। स्थायी संपत्ति, संपत्ति लेना पक्ष में लिखा हमने स्थायी संपत्ति 1250। आगे स्थायी संपत्ति का मरम्मत खर्च, कोई भी खर्च हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, तो यहाँ लिखा हमने स्थायी संपत्ति का मरम्मत खर्च 500। नेक्स्ट रोकड़ शेष संपत्ति हमारी, यहाँ लिखा मैंने रोकड़ शेष 450। और लास्ट ख्याति, हमारी अदृश्य संपत्ति है ख्याति 25,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी खातों की बाकी रखना आई होगी। अब हम समायोजनों को सोल्व कर लेते हैं। पहली समायोजन है पूंजी पर 12% और आरएन पर 5% ब्याज गिनना है। पूंजी पर ब्याज पूंजी खाते जमा पक्ष में, और आरएन पर ब्याज पूंजी खाते उधार पक्ष में हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा पूंजी पर ब्याज 20,000 का 12% 2400, 12,500 का 12% 1500। ठीक है, आरएन पर ब्याज उधार लिखेंगे 3,000 का 5% 150, और 2,000 का 5% 100। ठीक है, अब पूंजी पर ब्याज की दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते उधार, और आरएन पर ब्याज की दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा पूंजी पर ब्याज माही और राही 2400 और 1500 को प्लस करा, बाहर आया 3,900, और यहाँ लिखा आरएन पर ब्याज 150 और 100, बाहर लिखा 250। ठीक है, इस प्रकार। आगे लिखा माही को बिक्री पर 3% कमीशन देना है, हमको साझेदार को कमीशन देना है, उसका लाभ है, लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में एंट्री जाएगी, और साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में एंट्री जाएगी। ठीक है, तो हमारी बिक्री है कितने की, 2 लाख की। 2 लाख का जब आप 3% निकालोगे तो कितना आएगा, 6,000। ठीक है, एम का कमीशन कितना आया, 6,000। अब इसकी दूसरी एंट्री पूंजी खाता जमा पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कमीशन 6,000। आगे लिखा है राही को प्रति मास 300 धंधा के उद्देश्य से मुसाफरी खर्च के रूप में देना है। तो हमें यहाँ पे मुसाफरी खर्च देना है राही को प्रति मास 300 की दर से। ठीक है, 300 का मतलब है कि जब आप 300 का गुणा 12 से करोगे तो आता है 3600, तो प्रति मास का मतलब है आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आया 3600। ठीक है, पर यहाँ पे हमने मुसाफरी खर्च के राही को 3,000 पहले से दे के रखे, 3600 टोटल आया है, पर 3,000 दे दिए, तो बचे कितने, यहाँ लिखेंगे शेष। शेष कितना देखना बाकी है, खाली 600। ठीक है, तो बाहर कितना आया 3600। अब यहाँ पे जो हमने 600 चुकाया है इसकी एंट्री पूंजी खाते जमा पक्ष में जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3,000 हमने पहले से दे के रखा है, देना बाकी कितना खाली 600, तो इसकी एंट्री पूंजी खाते जमा पक्ष में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा मुसाफरी खर्च, ये इसका लाभ है क्योंकि इसे मिल रहा है, तो इसके पूंजी खाते जमा पक्ष में ही हम लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है मित्र से उधार ली लोन पर 50 ब्याज चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी है तो हमारा दायित्व है लोन पर ब्याज। ठीक है, मित्र की लोन पर ब्याज ही है 50। अब हमारा खर्च है तो लाभ हानि खाते उधार पक्ष में दूसरी एंट्री जाएगी इसकी,
तो यहाँ हमने लिखा मित्र के लोन पर ब्याज 50। आगे 5वां, दुकान भाड़ा तारीख 30/4/2017 तक 12 मास का है। हमने यहाँ पे दुकान भाड़ा 1 महीने का अधिक चुकाया है, बट कितना चुकाया है वो पता नहीं है। ठीक है, निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे जो हमारा दुकान भाड़ा है वो है कितने का, 900 रुपये का। 900 हमारे पूरे वर्ष का होगा तो हम कितने से भाग देंगे, 12 से। जब आप 12 से भाग दोगे तो यहाँ पर आता है 75। इसका मतलब आपने इतना अधिक दिया है वर्ष 2017 में। ठीक है, इसका मतलब आपका लेना बनता है। पुराना पूर्वोत्तर हमने यहाँ पे प्लस करा था। अगर हमारी पुरानी घिसाई होती वो भी हम प्लस ही करते हैं संपत्ति में, तो ये भी खर्च के अंदर क्या कर देंगे हम प्लस। और नया हमारा लेना बनता है इस वर्ष का, तो हम लेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से। तो 900 में जब आप 75 प्लस करके 75 माइनस करोगे तो बाहर कितना आएगा, 900 ही आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि हमने 75 कैसे निकाला। आपने 12 से भाग दिया तो 1 महीने का आया, और आपने 1 महीने का अधिक चुकाया है तो हमने माइनस करा, यहाँ से बाहर कितना आया, 900। अब आपका ये 75 लेना बनता है। दूसरी एंट्री क्या जाएगी, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा पूर्वोत्तर दुकान का भाड़ा 75। ठीक है, आगे लिखा है स्थायी संपत्ति पर 20% की दर से घिसाई गिनो। स्थायी संपत्ति हमारे पास है कितने की, 1250। तो माइनस करेंगे घिसाई, तो यहाँ पर आएगा 250, माइनस कर देंगे, बाहर आएगा 1000। अब ये हमारा खर्च है घिसाई, लाभानी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है स्थायी संपत्ति पर घिसाई 250। 7वीं, देनदारों में से 250 वसूल नहीं हो सकेंगे ऐसी शंका है। अगर शंका है इसका मतलब हमें नहीं मिलेगा, हमारे डूबत ऋण है। देनदार में से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस करेंगे डूबत ऋण। आप इसे अनामत भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको शंका हो रही है, आपका पैसा एक्चुअल में डूबा नहीं, बट आपको शंका हो रही है, तो आप इसे अनामत भी बोल सकते हो। ठीक है, कितना है, 250 माइनस कर देंगे 4750। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभानी खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा डूबत ऋण 250। ठीक है, अंतिम माल का स्टॉक 19,025 का है। समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया है, कहाँ कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते जमा पक्ष में और संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 19,025 और यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 19,025, इस प्रकार। ठीक है, हमारे यहाँ पे सभी समायोजन पूरी हो चुकी है और कोई गुप्त समायोजन भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। व्यापार खाते का जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखा। अब इसमें से हमने ये माइनस करा तो हमको शेष मिली, इसको हम क्या कहेंगे, सकल लाभ। कौन से पक्ष में निकला है, उधार पक्ष में, तो लाभ हानि खाता जमा पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा सकल लाभ 72,275। अब हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाता बंद करेंगे। लाभ हानि खाते का जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखा। अब इसमें से आप जब उधार बाकी सब माइनस करोगे तो आपके पास शुद्ध लाभ आएगा 19,500, ये उधार पक्ष में लिखा है। तो लाभ हानि वितरण खाते कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में। यहाँ लिखा शुद्ध लाभ 19,500, जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखा। इसमें से जब आप ये तीनों माइनस करोगे तो आपके पास वितरण पात्र लाभ आएगा 6,250, जो कौन से अनुपात में बांटना है, 6:4 में। तो इस प्रकार से आया। उधार पक्ष में लिखा हुआ है, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा वितरण पात्र लाभ 3750 और 2500, जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखा हमने। इसमें से ये दोनों माइनस करा और इसमें से ये दोनों माइनस करा, तो हमको अंतिम शेष मिली। शेष आगे ले गए 29,000 और 15,000, ये उधार पक्ष में लिखा है। तो पक्के तलपट में हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा पूंजी का था मीरा और राही 29,000 और 15,000, बाहर टोटल करा 44,000। अब हम पक्के तलपट का टोटल करेंगे। आपको पता है टोटल कैसा आता है, समान आता है। ठीक है, तो जब हमने दोनों पक्ष का टोटल करा तो यहाँ पर आया 50,800, 50,800। ठीक है, इस प्रकार समान आया टोटल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में सभी सवालों को हल करा और कुछ उदाहरणों को जो अच्छे थे। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।